गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फेयोल्स प्रिंसिपल किए थे। आज हम टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या है। लोगों से काम करवाना है इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, लोगों से काम ही करवाना है बट इन साइंटिफिक मैनर। तो ये साइंटिफिक मैनर क्या है, इसमें हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि व्हाट एनी मैनेजर वांट टू डू फ्रॉम हिज मैन। वो अपने जो भी वर्कर है, एम्प्लॉय है, उनसे एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हैं एंड उसके बाद उसको देखना कि क्या उन्होंने उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सारे स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स होते हैं। हम साइंटिफिकली ही एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं, जो बेस्ट पर्सन होते हैं काम करने के लिए, जो कैपेबल होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उन्हीं लोगों का हम सिलेक्शन करते हैं एज पर देयर कैपेबिलिटी, देयर एबिलिटी, और उनसे साइंटिफिकली तरीके से ही काम करवाते हैं कि काम जितने टाइम और जितनी कॉस्ट में कंप्लीट होना चाहिए वो एग्जैक्टली उसी कॉस्ट और उसी टाइम में कंप्लीट हो। यहाँ कोई भी हिडन ट्रायल के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि काम एक बार हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा करके देख लेते हैं। नो, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट एंड टाइम। तो हम ये जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है, इसको बिल्कुल भी इसकी जगह नहीं है इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं जो टेलर ने प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं। F.W. टेलर ने 1911 में प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल्स हैं ये। तो देखते हैं ये प्रिंसिपल्स क्या है। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस, यहाँ पे हम प्योरली साइंस को यूज करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर हमारी प्योरली साइंस यूज होगी, नोट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब यहाँ नहीं चलेगा। रूल ऑफ थंब मतलब हिडन ट्रायल मेथड, जो कि जिसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम साइंटिफिकली तरीके से काम का स्टैंडर्ड पहले से ही डिसाइड कर देंगे, साइंटिफिकली तरीके से ही एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे और उनसे बेस्ट वे के अंदर बेस्ट मेथड को चूज करके उनसे काम कराएंगे, ताकि जो काम है वो चीपेस्ट से चीपेस्ट कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए और कम से कम टाइम जो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम जो हमने फिक्स किया है उस टाइम के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हम उसके लिए रीटेक का हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल कहता है साइंस, हमें प्योर साइंस यूज करना है, साइंटिफिकली मेथड हमें यूज करने हैं, साइंटिफिकली तरीके से हमें मैन पावर को चूज करना है और उनसे साइंटिफिकली काम करवाना है, जो कि काम बिल्कुल रिजनेबल कॉस्ट के अंदर और टाइम के अंदर कंप्लीट हो। तो डैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ ए थंब। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल। तो यहाँ पे तालमेल किसके बीच में रहेगा, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम करेंगे, वो एक दूसरे की नीड, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉई हैं वो एक दूसरे की नीड है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर सिर्फ मैनेजमेंट होगी तो काम किससे करवाएगी, और सिर्फ एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनको काम, उनसे क्या काम करेंगे, काम कौन सा काम उन्हें करना है और बदले में उनको सैलरी रेम्यूनरेशन कौन देगा। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टेलर ने एक टर्म जो है मेंटल रेवोल्यूशन को डेवलप किया था, जिसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को ही अपनी थिंकिंग को चेंज कर देना चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को उन्हें समझ लेना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे की को अंडरस्टैंड, मतलब दोनों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जो भी काम है वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट जो है वो ऑर्डर देगी और सिर्फ वर्कर से काम करेंगे, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो दोनों कंट्रीब्यूशन करें, दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के बारे में सोचे, एक दूसरे के साथ पीसफुली और हार्मनी के साथ काम करें। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट के एंटी हो या मैनेजमेंट जो है वर्कर्स के एंटी हो। अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं तो वो दोनों के लिए बन रहे हैं और दोनों उनको प्रॉपर फॉलो करें। तो ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है और वर्कर्स एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है इसका। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कुछ भी काम, मतलब कोई भी काम शुरू कर रही है, कोई भी डिसीजन ले रही है तो उसमें अपने वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड ना करे। मतलब मैनेजमेंट को चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले उन्हें अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में पूछना चाहिए, उनके सजेशन लेने चाहिए, उनके सजेशन को वेलकम करना चाहिए और इवन उनके सजेशन को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ताकि वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को भी ये फील हो कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बिजनेस, दे आर ऑल्सो द फैमिली मेम्बर ऑफ द बिजनेस। तो मैनेजर्स को उनके साथ फुल कोऑपरेशन करना चाहिए और वर्कर्स को भी मैनेजर्स के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलप ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। अब हमें ये तो पता है कि साइंटिफिक जो हमारी मैनेजमेंट है वो जो भी मैन पावर को चूज करती है तो बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से करती है, एज पर देयर कैपेबिलिटी एंड देयर एबिलिटी ही उनको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जो भी उनको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको प्रॉपर सिखाया जाए वो, और उनको डेवलप किया जाए एज जो भी उनके अंदर इनर क्वालिटी है, जो उनके अंदर पोटेंशियल्स है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ज़रूर होते हैं, तो मैनेजमेंट को उन्हीं पोटेंशियल्स को डेवलप करना चाहिए और वो डेवलपमेंट होगी बाय गिविंग देम प्रॉपर ट्रेनिंग। तो अपने एम्प्लॉयज़ को एज पर देयर कैपेबिलिटी, देयर एबिलिटी एंड देयर इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ताकि वो उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में पूरा कर सके। तो ये सिर्फ कुछ पार्टिकुलर मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं जो सीनियर लेवल पे है, सिर्फ उन्हीं को नहीं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके अंदर जितनी भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इनको डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये था फोर्थ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये 4 प्रिंसिपल्स थे जो बहुत ही इजी है, मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टेक्निक। टॉपिक है स्टूडेंट हमारा साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक दी हैं काम करने के लिए। ये साइंटिफिक टेक्निक क्या है? इसके अंदर फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर ने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस डालना है वो हमें हमारी जो फोरमैनशिप जहाँ पे होती है, जहाँ पे हमें वर्कर से काम कराना होता है, जहाँ पे हमारा शॉप फ्लोर है, जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस डालना है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे हमारा आउटपुट निकल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमारी इनकम का, हमारे प्रॉफिट का सोर्स होता है। तो टेलर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के ऊपर। तो यहाँ पे एक फोरमैन की, एक सुपरवाइजर की बहुत सारी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है कि एक फोरमैन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोडक्शन का प्रॉपर साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, उन चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराना है। तो लेकिन क्या एक ही पर्सन जो है वो सारे काम कर सकता है? वो प्रॉपर प्लानिंग भी कर ले, वो प्रॉपर प्रोडक्शन भी करवा ले? तो एक पर्सन जो है उसके अंदर बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं डिसाइड हुई है, जो एक टाइप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक टाइप के वर्क होने चाहिए। तो एक पर्सन उन सारे कामों को नहीं कर सकता। तो इसलिए टेलर ने क्या किया, जो भी फंक्शनल जो हमारा फोरमैनशिप का काम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक प्लानिंग इंचार्ज बना दिया और एक प्रोडक्शन इंचार्ज बना दिया। प्लानिंग इंचार्ज को फर्दर 4 एम्प्लॉयज दिए गए हैं जो इस प्लानिंग के काम को करेंगे, और प्रोडक्शन इंचार्ज को भी फर्दर 4 एम्प्लॉयज दिए गए हैं जो उसके काम को करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्लानिंग इंचार्ज, जो प्लान करेंगे काम को बताएंगे कि क्या काम कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। तो प्लानिंग इंचार्ज के नीचे सबसे पहले डिसिप्लिन इंचार्ज। डिसिप्लिन इंचार्ज क्या है? डिसिप्लिन आपको पता है स्टूडेंट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन अगर कोई किसी भी एरिया के अंदर प्रॉपर फॉलो नहीं होंगे तो वहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द वर्क नहीं हो पाएगी, काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो डिसिप्लिन इंचार्ज जो है डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शंस देंगे टू दी वर्कर्स कि काम उन्हें कैसे करना है। रूट क्लर्क वर्कर्स को काम का
काम का रूट क्या है, क्या प्रोसेस क्या है काम का, कैसे काम को आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक खत्म करना है। नेक्स्ट वन इज टाइम कलर। टाइम कलर बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा और उस पर्टिकुलर टाइम में ही वो काम कंप्लीट होना चाहिए। अब आते हैं हम प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए। प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए जो 4 एम्प्लॉइज हैं उसमें से फर्स्ट है गैंग बॉस। तो जो गैंग बॉस है स्टूडेंट्स वो बताएगा कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स जो हमारी काम कर रही है, तो उनको टूल्स जो हैं वो कहाँ से उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्ट करेगा काम को। ये इस इंस्पेक्टर का काम होता है काम को इंस्पेक्ट करना, जो काम चल रहा है उसको देखना कि वो एज पर दी जो हमारे स्टैंडर्ड फिक्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, कोई वहाँ पे कोई लैग तो नहीं है बीच में, और अगर है तो उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस जो भी टूल्स कोई मशीन्स के अंदर अगर कोई भी कमी है, उनके अंदर कोई भी अगर खराबी आ जाती है, कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसको ठीक कराना जो है वो रिपेयर बॉस का काम है। नेक्स्ट वन इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या चेक करेगा, काम की स्पीड, जो हमारी प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो स्पीड को चेक करेगा, काम कितनी स्पीड से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारे 2 मेन फैक्ट्री मैनेजर के नीचे जो मेन इंचार्ज हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, और उनको नीचे 4 एम्प्लॉइज नीचे उनके नीचे लगाए गए हैं जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि वर्कफोर्स जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो टेक्निक है, दैट इज सेकंड टेक्निक हमारी है स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड को फिक्स करना, जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम के स्टैंडर्ड को फिक्स करना। वो जो स्टैंडर्ड है वो हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड हो सकता है, या जो हम मशीनरी यूज कर सकते हैं उसका स्टैंडर्ड हो सकता है, या जो हमारा टाइम लग रहा है उसका स्टैंडर्ड हो सकता है, या हमारे जो वर्किंग मेथड है उनका स्टैंडर्ड है, या जो हमारी वर्किंग कंडीशंस है, हर चीज़ का बिल्कुल फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो भी हम स्टैंडर्ड, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में जो भी हमारा काम हो रहा है, हर काम का प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें हर चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स करना होता है, पहले से ही हम स्टैंडर्ड को फिक्स कर देते हैं। लाइक हमारा जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का होगा, कितने प्राइस का होगा, उसका स्टैंडर्ड हम पहले से ही फिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा आउटपुट है वो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट निकल सके। जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है कि हमारा प्रोडक्ट का ये स्टैंडर्ड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो उसके अंदर इनपुट डाल रहे हैं उनका स्टैंडर्ड और जो आउटपुट आ रहा है उसका भी स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम क्वालिटी का, जो उसकी क्वालिटी है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट हो। तो इसलिए हम हर चीज़ का पहले से ही स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसके अंदर जो हमारी मैन है, जो हमारी मशीनरी है, तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसको हम पहले से सेट कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, उसका क्या क्या स्टैंडर्ड होगा। उसके अलावा अगर हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा प्रोसेस चल रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके अंदर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स और प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कुछ भी ऐसा डिफेक्ट हो जाता है, या हमारी जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसके अंदर जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि उसको हम इंटरचेंज कर सकें, तभी हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से होगा। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी अनवांटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हटा देना, एलिमिनेट कर देना। जो अनवांटेड जो हमारे कोई भी फैक्टर्स इंक्लूड हैं, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो मान लो 10 तरह के प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उन 10 तरह के प्रोडक्ट बनाने के बाद भी वो सक्सेस नहीं है, वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही है, उसकी सेल्स जो वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो पूरे 10 प्रोडक्ट्स को बनाने में लगा हुआ, लेकिन किसी एक को वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर कहते हैं ना पूरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं
जिस तरह का स्टैंडर्ड उनके प्रोडक्ट का होना चाहिए वो नहीं है। तो इतना ज़्यादा उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मतलब अपने जो बिजनेस है उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर वेरिएशंस उन्होंने डाले हुए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि अननेसेसरी वेरिएशन को हटा देना। मान लो कि हम 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन हमारा सक्सेस एक भी नहीं है, हम 10 की जगह सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन जो हम 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इतने अच्छे से बनाएं कि उनके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी सेल के अंदर हमारा जो सेल्स टारगेट है वो अच्छे से हम पूरा कर सकें। और साथ में जो भी हमारा मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है, जो हम चाहते हैं टारगेट्स अचीव करना, कॉम्पीट करना कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफाई होनी चाहिए चीज़ें। हम बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाने की जगह जो हम बना रहे हैं वो इतना अच्छा बनाएं कि उसको लोग जो है पसंद करें, और हमारे जो हमारी कंपनी है या जो भी हमारा बिजनेस है उसकी अच्छी रेपुटेशन हो। तो इसलिए हमें सिंप्लीफिकेशन को फॉलो करना चाहिए। तो अब ये था हमारा सेकंड टेक्निक। अब हम करते हैं हमारी थर्ड टेक्निक, दैट इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब होता है कि जो भी हमारा काम हो रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा इनपुट है, विद द यूज ऑफ मिनिमम इनपुट वी कैन गिव मैक्सिमम आउटपुट। कम से कम इनपुट डाल के हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। यही हमारा जो वर्क है, यही हमारा काम, जो हमारा मेन मोटिव है होना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, इसके लिए कुछ जो हमारी स्टडी है, वर्क स्टडी से इंक्लूड है, उनको हमें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिसके अंदर फर्स्ट स्टडी है हमारी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है कि जो भी हम काम करने के लिए मेथड चूज कर रहे हैं वो बेस्ट मेथड होना चाहिए, जिस मेथड को यूज करके हमारी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए, कॉस्ट हमारी रिजनेबल होनी चाहिए, और साथ में जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, जितना हम प्रोडक्शन दे रहे हैं वो मैक्सिमम हम आउटपुट उसके लिए दे पाएँ, और कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो और मैक्सिमम उसमें हम गेन उससे हम अचीव कर सकें। तो इस तरह का मेथड हमें चूज करना चाहिए। अब मेथड जो है वो बहुत सारे होते हैं, किसी भी काम करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। तो उनमें से हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, ये हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, काम को बार बार अलग अलग तरीके से करके देखेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि कौन सा मेथड जो है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। तो उसके बाद ही हम उस मेथड को चूज कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, मोशन का मतलब होता है कि मूवमेंट, मूवमेंट कितनी हो रही है हमारा काम करते हुए। जैसे कि कोई भी वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन पे मशीनों पे काम कर रहे हैं, तो मशीनों पे काम करते करते उनकी अननेसेसरी मूवमेंट्स तो नहीं है, कहीं एक मूवमेंट्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं काम को करने के लिए, जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, जो हमारे टाइम को वेस्ट करती हैं और साथ में हमारे रिसोर्सेज को भी वेस्ट करवाती हैं। तो उन जो अननेसेसरी मोशंस हैं उनको हमें हटा देना चाहिए। तो हाँ, ये सब हम कैसे पता करेंगे, हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, काम को करके देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर कोई अननेसेसरी मोशन तो इंक्लूड नहीं है, अगर है तो उनको हम हटा देंगे। उसके साथ जितने मोशंस उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड हैं उन मोशंस को देखेंगे कि कितने मोशन ज़रूरी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने मोशंस को डिसाइड करेंगे कि एक काम को करने के लिए कितनी मूवमेंट की ज़रूरत है, उतनी ही मूवमेंट होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। नेक्स्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमारी टाइम स्टडी डिसाइड करेगी। जैसे हम प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं और एक दिन में एक जो वर्कर है उसको
100 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो क्या हमारे जो वर्किंग आवर्स 8 आवर्स जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, क्या उस 8 आवर्स के अंदर वो 100 प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो हम डिसाइड करेंगे हमारी टाइम स्टडी के अंदर। तो हम काम को बार बार करके देखेंगे, अलग अलग लोगों से करवाएंगे, अलग अलग कैपेबिलिटी और एबिलिटी के लोगों से करवा के देखेंगे। तो फिर उसमें जो हमारा मिनिमम टाइम जो आएगा, स्टैंडर्ड टाइम हम फिक्स करेंगे, तो वो हमारी टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग हम उस टाइम को फिक्स कर देंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है वो कितना होगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे मैन पावर को डिसाइड करते हैं कि क्योंकि हमें एक दिन में इतने अगर प्रोडक्ट बनाने हैं तो उसके लिए हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए होंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम फिर हम उन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब होता है स्टूडेंट्स थकान, थकावट, टायर्डनेस। जो वर्कर्स होते हैं वो कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जब काम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग आवर्स में जो है हम बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ काम करते हैं, बहुत ही जोश के साथ काम करते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे स्टेमिना जो है वो गिरता जाता है, और जो काम है, जो काम का जो हम आउटपुट दे रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है कम होती जाती है, और फिर वहाँ पे जो है अननेसेसरी रिसोर्सेज की वेस्टेज होने लग जाती है। तो इसलिए फैटिग जो है, फैटिग स्टडी करते हैं हम कि कितने इंटरवल के बाद रेस्ट दिया जाए किसी भी वर्कर को, ताकि फिर वो जो दोबारा काम स्टार्ट करे विद मोर स्टेमिना, एक प्रॉपर स्टेमिना के साथ काम करे और प्रॉपर काम करे, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनकी वेस्टेज ना हो। तो फैटिग स्टडी के अंदर हम उस इंटरवल को डिसाइड करते हैं कि कितने घंटों के बाद कितना टाइम का रेस्ट हम वर्कर्स को दे सकते हैं। जैसे जनरली आजकल हम देखते हैं तो ज़्यादातर कंपनीज में क्या होता है, ऑलमोस्ट 4 आवर्स के बीच में हाफ एन आवर का रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर फिर काम करवाया जाता है। तो उस हाफ एन आवर के रेस्ट के बाद जो है दोबारा से एनर्जाइज हो जाते हैं वर्कर्स, और दोबारा से फिर विद फुल स्टेमिना फिर से काम करने के लिए नेक्स्ट 4 आवर फिर से वो उसी स्टेमिना के साथ काम कर पाते हैं। और उससे आगे भी अगर उनसे काम लेना है तो फिर हमें उस 4 आवर्स के बाद फिर से हाफ एन आवर का इंटरवल देना पड़ेगा, जिसके बाद फिर से वो काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी इज डिफरेंशियल पीस वेव सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेव सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी पीस बना के दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट देना। जो जितने पीस तैयार हो रहे हैं, आजकल इस मेथड को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स, मान लो कि 8 आवर्स की हमने वर्किंग रख दी, तो 8 घंटे के अंदर कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो 90 बना रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 80 बना रहे हैं। तो लेकिन अगर हमने उनकी जो वेजेस है या जो उनका रेमुनरेशन है वो इक्वल रख दिया है, तो जो ज़्यादा काम कर रहे हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और फिर वो उस डील के साथ काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने डिफरेंशियल जो वेज सिस्टम है उसको बनाया है, उसको फॉलो हम कर रहे हैं, ताकि जो भी वर्कर्स हैं हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने के लिए मोटिवेट हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि जितनी ज़्यादा वो प्रोडक्शन देंगे, जितने ज़्यादा वो पीस को प्रोड्यूस करेंगे, पर पीस उन्हें जो वेजेस है, सैलरी है, दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो कम बना रहे हैं उनको कम पैसा मिलेगा, और जो ज़्यादा पीस बना रहे हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो होगा क्या इससे स्टूडेंट्स कि जो लोग कम काम कर रहे थे वो भी मोटिवेट हो जाएंगे, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, उनके अंदर भी एक एनर्जी आएगी कि अगर हम भी ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा वेजेस मिलेगी। तो ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने के लिए इस सिस्टम को, इस वेज सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।